हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल प्रेशर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा से चयन बोर्ड है प्रयागराज का, उसकी तरफ से आपका जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है वो आ चुकी है। यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो टीचर की आपकी वैकेंसी होती है ग्रेजुएशन लेवल पे, जो आपका ग्रेजुएशन प्लस का बीएड मांगा जाता है। इसके अलावा दूसरी आती है आपकी, इसमें बस पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है ना। पीजीटी वाली में अकेला इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, बीएड कंपलसरी नहीं है। तो जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और यहाँ पर उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यही सारी की सारी चीजें देखेंगे, आपकी किसमें क्या एलिजिबिलिटी है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये भी देखेंगे, आपकी वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपकी जो इसमें चयन होगा वो किस आधार पर होगा, चयन आपका कितने चरणों में पूरा होगा, यहाँ पर आपका किस किस में जो है इंटरव्यू है कि नहीं है, इंटरव्यू में जो आपकी मेरिट है वो कैसे बनेगी। हम यहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें से। तो आप बड़े ध्यान से सारी की सारी बातों को सुनते जाना है। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है, डाउट है, अपना डाउट आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपका उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप बड़े ध्यान से आप बातों को सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये जो मेरे पास सामने वैकेंसी है ये टीजीटी की मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब देखो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है वो है आपकी 29 अक्टूबर, ठीक है ना। कितनी है? 29 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है आपकी 29 अक्टूबर 2020, ठीक है। यानी कि आपका शुल्क और आप फॉर्म अप्लाई एक ही साथ करोगे ना। भाग 1 की जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो है 27 नवंबर 2020, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो जल्दी ही कर देना, ठीक है ना। सब कुछ अभी सुन के अच्छे से कर देना बाद में। और यहाँ पर देखो, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 27 है। अब जो भाग 2 की आपका आवेदन होगा वो उसकी अंतिम तिथि आपकी 30/11/2020, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण निर्देश में ऐसी बात है कि जो प्रश्न पत्र है, सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत बच्चों को ये होती है कि प्रश्न पत्र कौन कौन सी भाषा में आएगा। तो हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं मैथ की, गणित की बात करूं, तो मैथ का आपका पेपर कैसा आएगा? तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर देखो आपका और क्या क्या यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप फटाफट से देखते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण आपका यही होगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आपको मैं नीचे लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर जाकर के कर सकते हो, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर रजिस्टर कर देना, ठीक है ना। तो ये सब तो बातें हैं आपकी ऐसी। फिलहाल हम यहाँ पर जो आपकी अगर मैं बात करूँ जो फीस है उसकी बात करें, अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग की जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपए है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए, यानी कि आपको टोटल जो जनरल लोग हैं उनको 750 रुपए फीस जमा करनी है। ईडब्ल्यूएस वालों को 450, अनुसूचित जाति को 750। आप ये देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ओबीसी को 750, देन आपका अनुसूचित जाति 450 यानी कि एससी हो गए। देन आपका 250 रुपए एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देना है, ठीक है। देन आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है उनका वो मूल श्रेणी के रिगार्डिंग देना है आपको। भूतपूर्व सैनिक का, महिला और विकलांग, ये सभी आपका जो मूल श्रेणी है उसके रिगार्डिंग देना है। अब देखो, यहां पर आपसे मैं इंपॉर्टेंट बातें करूंगा कि आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आयु सीमा जो है आपकी 1 जुलाई 2020 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है ना। 21 वर्ष से कम ना हो, इसका मतलब ये होता है अगर आप 1 जुलाई 2020 को इसी दिन यानी कि इस तारीख को अगर आप 21 साल के हो गए हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप 21 साल से बड़े ही होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब वेतनमान की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका टीजीटी है, टीजीटी की वेतनमान है आपकी लेवल 7 के अकॉर्डिंग, और ग्रेड पे रहेगा इसका 4600 रुपए, ठीक है ना। ग्रेड पे कितना रहेगा? 4600 रुपए का ग्रेड पे है। लेवल कौन सा है भाई? लेवल 7 है। और जो इसमें आपको अगर मैं इन हैंड बात करूं, आपको स्टार्टिंग में इन हैंड जो मिलेगी पहले महीने की आपकी सैलरी वो 45,000 के लमसम होगी, 45,000 के ज्यादा ही होगी क्योंकि कुछ अलाउंसेस वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो वही आपका जो अपने राज्य के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के हिसाब से आरक्षण है वही रहेगा। तो ये सब तो आपको पता होगा। अहर्ता की तिथि देखो, आवेदन प्राप्त करने की तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी, यानी कि जो आप आवेदन अपने भरने जा रहे हो, यानी कि आपका 29 अक्टूबर 2020
ये जो आपका है यहाँ, इसके बाद आप जिस भी डेट को अप्लाई करोगे उस डेट तक आपके पास में जो डिग्री मांगी गई है यहाँ पर, वो डिग्री आपकी आ जानी चाहिए। जितनी भी तारीख को आप अप्लाई करो, अगर आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हो तो आपका जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो ना, उस तारीख तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। बात समझिए सब लोग। चलो, शैक्षिक योग्यता देखो आपकी, अभी सारणी में आपको दिखाऊंगा पूरी की पूरी शैक्षिक योग्यता आपको वहां से पता चल जाएगी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालयों में, सभी मंडल के जो जनपद मुख्यालय होंगे वहीं पर आपके जो केंद्र है यानी कि सेंटर आपके वहीं जो है आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर जिसने भी अपनी प्रवेश परीक्षा में अंकित केंद्र से इतर केंद्र का या कहीं और जगह की आप अपनी परीक्षा देते हो तो उसका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होगी। अब भर्ती प्रक्रिया देखो कैसी होगी। लिखित परीक्षा होगी पहले। लिखित परीक्षा में अगर मैं बात करूं, जिस 500 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, कुल आपके 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, आपको सभी प्रश्न करने हैं। और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए 465 अंक की है, और ये स्नातक वाले शिक्षकों के लिए, ठीक है ना। स्नातक शिक्षकों की परीक्षा 500 अंक की है, तदर्थ शिक्षकों की 465 अंकों की है। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3.72 अंक का होगा। अब देखो, समयावधि आपकी 2 घंटे की, यानी कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोनों ही तदर्थ और स्नातक शिक्षकों को। प्रश्न का स्वरूप आपका एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय होगा, आपका एमसीक्यू बेस होगा, ठीक है ना। इसमें कोई आपका डिस्क्रिप्टिव होगा नहीं। 4 विकल्प होंगे आपको, जिसमें कि सही गोले को आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी में ऐसे आपको गोला भरना पड़ेगा, ठीक है। तदर्थ शिक्षक देखो यहाँ पे, तदर्थ शिक्षक के लिए उनका क्या होगा, जो अगर मैं आपसे बात करूं तदर्थ शिक्षक की, तो कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 वर्ष की सेवा अगर वो देते हैं तो उन्हें 1.75 अंक और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये लोग क्या है आपका तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500 अंक, ठीक है ना। यानी कि अगर वो 1 वर्ष की सेवा देने के बाद है तो उनका 500 अंक, ये तो आपके 35 अंक मिल गए, 465 अंक यहाँ है, तो आपकी टोटल 500 अंक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चयन के हेतु मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनाई जाएगी, तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस का सेवा आधारित अधिभार अंक, ये तो हो गया तदर्थ का, ठीक है ना। और बाकी जो रिटर्न होगा वो अपना जो स्नातक वाले हैं, स्नातक वाले शिक्षक, उनके लिए तो आपका रिटर्न होगा ही पूरा 500 नंबर का। अच्छा, अब ये तो सब ठीक है, चलो अब मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ कि आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पर मांगी गई है, फटाफट से उस पर हम मूव ऑन करेंगे। अच्छा, वैकेंसी देख लो। चलो, वैकेंसी देखो, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए तो हिंदी में आपकी अगर मैं बात करूं हिंदी सब्जेक्ट की, तो जनरल की 1054 वैकेंसी, टोटल 1742, गणित की 1822, गृह विज्ञान की आपकी 611, उर्दू की आपकी 65 है। इसी तरीके से इंग्लिश की आपकी 1587 है, कला की 710। ये टोटल आप देखते जाओ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्यों इसमें समय बर्बाद करेंगे हम। आपकी टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो 11,451 वैकेंसीज है। बहुत ही बढ़िया नंबर है वैकेंसीज का। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग की बात करूं तो हिंदी में 214 वैकेंसीज आपकी इस तरीके से टोटल वैकेंसीज है हर सब्जेक्ट की। टोटल आपकी इसमें 1462 है। 1462 किसमें है, ये बालिका वर्ग में है। चलिए, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सबसे मुद्दे की बात यही है। तो देखो, हिंदी अगर आप विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीए होना चाहिए हिंदी में संस्कृत के साथ, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड एवं अन्य समकक्ष डिग्री, ठीक है। या फिर या तो आपके पास ये हो, या फिर आपके पास क्या हो, बीए हिंदी में अथवा संस्कृत विषय में, ठीक है ना। और बीएड की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इसमें बीएड देखो, बीएड आपका यहाँ पर क्या है, अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है ये, और ये जो है अधिमानी अर्हता है। अधिमानी का मतलब होता है अगर आपके पास ये है तो आपको वरीयता दी जाएगी, यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, या आपके पास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके पास होनी चाहिए। समझ गए। चलो, अब देखो, गणित में अगर मैं बात करूं तो बीए बीएससी गणित प्रशिक्षित होना चाहिए। बीएड आपके लिए कंपलसरी है। गृह विज्ञान में आपका क्या है भाई, गृह विज्ञान एवं गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स, घरेलू विज्ञान, गृह कला, इसमें आपका स्नातक होना चाहिए, अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, या फिर लेडी एयरवन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो, ठीक है। और आपका बीएड इसमें भी कंपलसरी है, ठीक है ना। अब देखो, उर्दू में आपका क्या है, बीए उर्दू विषय से एलटी या बीटी, या आपका क्या हो, बीएड हो, अन्य समकक्ष डिग्री शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है ना। वही आपका बीएड इसमें कंपलसरी है ही सही। अब देखो, फिर से आपका अंग्रेजी की बात करें तो बीए अंग्रेजी साहित्य साहित्य प्रशिक्षित। इसके बाद यूजीसी द्वारा आपका क्या होना चाहिए, एक त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा का, या तो ये हो या फिर ये हो, अथवा लिखा है ना बीच में। अब देखो, बीएड आपका यहाँ पर भी कंपलसरी है, ठीक है ना। अच्छा, टीजीटी वाली वैकेंसीज में बीएड कंपलसरी होता है, पीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी नहीं होता। उसके बारे में अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, फटाफट से आप पहले ये देखो। संस्कृत के लिए आपका वही है भाई, बीए संस्कृत हो, एलटी हो, बीटी हो, बीएड हो, या फिर आपका
आपका क्या हो, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा शास्त्रीय आचार्य की उपाधि हो आपके पास, एलटी हो, बीटी हो, है ना, और इसके बाद में आपका साथ के साथ बीएड भी होना चाहिए। वाणिज्य की बात करूं तो आपके पास बीकॉम हो, बीएड एवं अन्य समकक्ष डिग्री की अनिवार्य आपके पास होना ही चाहिए। कृषि आपका बीएससी कृषि यानी बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है ना, कि कृषि की यही कंडीशन है। अब देखो, अब अगर मैं आपसे कला की बात करूं तो कला के लिए राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का जो है आपका उसका सर्टिफिकेट हो, प्राविधिक कला के साथ आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, अब ये अथवा है, अगर आपके पास इंटरमीडिएट करी है आपने प्राविधिक कला के साथ ये जो अपना यूपी बोर्ड है उससे, तो ये आपका यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बीएड भी नहीं चाहिए, कंपलसरी नहीं है इसका बीएड, ठीक है ना। अच्छा, टिप्पणी देखो, यहाँ पर आपको मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक अथवा प्रवक्ता हेतु स्नाकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आपका 12th अकेला हो तो काम चल जाएगा, 12th में आपका कला तो होनी चाहिए, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए किसी भी विषय में, ठीक है। और इसमें आपका बीएड नहीं मांगा था। शारीरिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखो, जो इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र है या फिर उसके अलावा आपका क्या हो, सीपीडी सीपीएड हो, ये सीपीएड का प्रमाण पत्र या फिर कोई अन्य अर्हता और उसके साथ आपको सीपीडी का प्रमाण पत्र, ये तो कंपलसरी है ही सही, ठीक है। सिलाई की बात करूं, सिलाई में भी वही आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए सिलाई से, प्रेम विद्यालय विद्यावन से आपका डिप्लोमा हो या फिर आर्य समाज टेलरिंग से आपका डिप्लोमा हो, है ना, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 साल का आपका सिलाई का डिप्लोमा हो और इसमें आपका बीएड नहीं मांगी है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं अगले वाले पर। यहाँ पर अपना जो विज्ञान है, विज्ञान में आपका बीएससी रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान यानी कि आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ बीएससी होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो आपका 2 विषयों के सहित इनमें से कोई 2 विषय आपके पास होने चाहिए बीए के, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, समझ गए, बीएड या फिर, और इसके अलावा आपको बीएड की डिग्री तो चाहिए ही चाहिए साथ के साथ, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर संगीत गायन में आपको बीएड की कोई डिग्री चाहिए नहीं है, आपका वही इसमें जैसा सिलाई में था, आपका कला में था, वही इसमें है। देखो, माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ आपकी हाई स्कूल परीक्षा या फिर कोई और परीक्षा हो, भातखंडे संगीत विद्यापीठ के द्वारा संगीत विशारद की परीक्षा, संगीत प्रभाकर की परीक्षा, संगीत विशारद प्रभाकर, है ना, ये संगीत रत्न आपकी जो परीक्षाएं होती हैं वो आपके पास हो और बाकी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कहानी आपकी पूरी खत्म होगी टीजीटी की। मैंने सारी की सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव ऑन करेंगे पीजीटी यानी कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टीचर्स होते हैं उनकी तरफ मैं अब यहाँ पर मूव ऑन करने वाला हूं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर आ गए हैं जो आपकी पीजीटी की वैकेंसी है, चलिए देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 29 अक्टूबर 2020। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि आपकी वही है 29 अक्टूबर। देन अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो आपका 27 नवंबर है और फिर यहाँ पर भाग 2 को सबमिट करने की लास्ट तिथि आपकी 30 नवंबर है, ठीक है ना। अब मैं फटाफट से आपको इसका जो है इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। बाकी आपका जो रिजर्वेशन वगैरह है और जो फीस वगैरह है वो आपकी सेम है टीजीटी वाली, तो आपने वो चीज़ अभी देख ही ली होगी, ठीक है ना। बाकी इसमें हम फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेम चीज आपको मैं बार बार बताऊं। अब यहाँ अच्छा, आयु सीमा देखो, वही आपका 1 जुलाई 2020 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है ना, वही बात है। वेतनमान आपका देखिए भाई लेवल 8 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि इसमें जो आपको वेतनमान मिलेगा वो आपके हाथ में 48,000 के ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी 48K प्लस, ठीक है ना, यानी कि 50,000 की लमसम आपकी ये बन रही होगी। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, परीक्षा केंद्र वही आपका मंडल में होने चाहिए, ठीक है, भर्ती की परीक्षा वैसी रहेगी। अच्छा, अब मैं आपको जरा इसका आपको ये बता देता हूं जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसे कैसे होगी। चलिए, ये रहा आपका देखो, अब आपकी भर्ती प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले लिखित परीक्षा के आधार पर आपको 85% अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना, आप ध्यान से देखते जाना सारी की सारी चीजें। फिर आपका साक्षात्कार होगा यहाँ पर, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, क्या होगा आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपको 10% अंक दिए जाएंगे, जो कि कैसे आपके डिवाइड होंगे, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी के ऊपर आपके 3, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपके 3% अंक दिए जाएंगे। देन आपका अलग अलग जो भी आपकी योग्यता है पर 5% अंक अलग से मिलेंगे। डॉक्टरेट की उपाधि 2%, आपका अगर एमएड है तो 2%, बीएड की उपाधि के लिए 1% अंक। लेकिन जिन्होंने खंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि इसके सेक्शन नंबर 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिए हैं, ये 2% उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर राज्य टीम के किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए आपको 1% अंक यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, समझिए सब लोग। अब देखो, लिखित परीक्षा या फिर तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार, ठीक है ना, तो 425 अंक का होगा।
साक्षात्कार 50 अंक का होगा। फिर विशेष योग्यता का जो अधिभार है आपका वही जो एमएड मैंने बताया, एमएड बीएड है या फिर डॉक्टरेट की उपाधि है, पीएचडी है, 25 अंक आपके यहाँ पर। तो टोटल आपका ये 500 अंक का पेपर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब लिखित परीक्षा आपकी 425 अंक की होगी, मैंने अभी बताया। आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। और आपकी जो तदर्थ प्रवक्ता हैं उनको लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। समयावधि आपकी 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप आपका एमसीक्यू रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, तदर्थ वाला आपका वही सीन है कि 350 अंक आपके यहाँ रहेंगे और 35 का अधिभार मिलेगा। ठीक है, फिर आपका साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनेगी किसके आधार पे? लिखित परीक्षा प्लस का सेवा आधारित अधिभार, यानी तदर्थ वाले जो है उनको यहाँ पर अधिभार भी तो मिलेगा। और फिर चयन के लिए आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कि आपका जो भी आपके नंबर बनेंगे उसके आधार पर फिर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसका वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैकेंसीज देख लो भाई, यहाँ पे जो बालक वर्ग है उसके लिए टोटल 2281 वैकेंसी है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये डिटेल है, आप देख लो, इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। फिर आपका जो बालिका वर्ग है उसमें टोटल वैकेंसी 314 है। ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट वाइज पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पर आपकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है ना, अब ये जो अधिमानी अहर्ता है इसका मतलब यहाँ पर ये प्रेफरेंस ऑर्डर, यानी कि ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये बस आपका प्रेफरेंशियल है। ऑलराइट, तो हम देखेंगे यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जरूरी कौन कौन सी है। ठीक है ना, एक बार इस लाइन को हटाता हूं। देखिए यहाँ पर हमें, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपका क्या होना चाहिए भाई? हिंदी में आपका एमए होना चाहिए संस्कृत के साथ, या फिर बीए हो। देखो, संस्कृत के साथ बीए और हिंदी में एमए, या फिर आपका क्या हो, शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपका क्या हो भाई, यहाँ पर ये होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं उसमें हिंदी प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा फिर आपका। ठीक है, इसलिए चलो, अब अगर मैं गणित की बात करूं तो इसमें एमए या फिर एमएससी हो गणित में। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपका गणित में बीएससी ऑनर्स हो। ठीक है, बीए ऑनर्स हो या फिर आपका बीएससी ऑनर्स हो, या तो आपका एमए हो या फिर एमएससी गणित हो। ठीक है, ये आपका गणित के लिए है। अगर मैं गृह विज्ञान की बात करूं तो गृह विज्ञान में आपका एमएससी या फिर गृह अर्थशास्त्र या फिर गृह कला में एमए हो, या फिर आपका क्या हो, होम इकोनॉमिक्स या फिर गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक हो आप। ठीक है ना, इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री चल जाएगी। उर्दू की बात करूं तो एमए चाहिए है उर्दू में। ठीक है, अंग्रेजी की बात करूं तो यहाँ पर आपका अंग्रेजी विषय में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी का डिप्लोमा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता देने के ऊपर है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, कला के लिए आपका वही जो सेम आपका टीजीटी में था, इंटरमीडिएट परीक्षा के सहित आपका जो टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पहले कहलाता था ना, वो आपका यहाँ पर चाहिए होगा। और आपका ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए होना चाहिए, या फिर फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, टीचरशिप की परीक्षा पास करी हो ना, ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी संस्कृत में आपका एमए का प्रशिक्षण वरीयमान है। देन वाणिज्य में आपका एमकॉम होना चाहिए। ऐसी कृषि में आपका एमएससी होनी चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर में। और यहाँ पर मैं ये जो साइड में आपका लिखा है ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाद में, वो तो अलग ही बात होती है। ठीक है, अब देखो, शारीरिक शिक्षा की बात करूं तो स्नातक होना चाहिए आपके पास, या फिर एलटी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, या फिर और अगर मैं आपसे बात करूं सिलाई की, तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट सीटी सिलाई में, या फिर आपका वृंदावन से डिप्लोमा प्रेम विद्यालय से, है ना, फिर आपका डिप्लोमा 3 साल से, या फिर अथवा आपका सिलाई का डिप्लोमा हो, है ना, ये सारी की सारी चीजें। संगीत गायन एंड वादन से भी यही है फिलहाल। अर्थशास्त्र का देखो, एमए अर्थशास्त्र होना चाहिए आपके पास, एमकॉम या फिर अर्थशास्त्र रहित बीकॉम का प्रशिक्षण वरीयमान होगा। अच्छा, ये वरीयमान है, ठीक है ना, आपका त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, अर्थशास्त्र में बीए हो और प्रशिक्षण आपका वरीयमान है। ठीक है, तर्कशास्त्र देखो, तर्कशास्त्र में दर्शन शास्त्र में आपके पास एमए हो या फिर बीए ऑनर्स हो, 3 साल का पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र के तहत, या फिर आपका इंटरमीडिएट हो साथ में, या फिर बीए हो या फिर आपका एमए हो, और फिर आपका जो प्रशिक्षण है वो आपका वरीयमान होगा। नागरिक शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर एमए राजनीति होना चाहिए, या फिर आपका 3 साल का पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स का राजनीति शास्त्र में। ठीक है, फिर मैं बात करूं इतिहास की, इतिहास में आपका एमए होना चाहिए। भारतीय प्राचीन इतिहास में आपका एमए हो तब भी आपका चल जाएगा। जो इतिहास का आपका बीए ऑनर्स होता है वो भी आपका चल जाएगा 3 साल वाला। ठीक है, अच्छा, टिप्पणी क्या दी जा रही है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इसके लिए अर्ह माने जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो, भूगोल में आपका एमए या एमएससी होना चाहिए भूगोल में, या फिर आपका क्या हो, बीएससी ऑनर्स हो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स हो, ये भी चल जाएगा। मनोविज्ञान में आपका एमए होना चाहिए, एमएड होना चाहिए। ठीक है, या फिर एमएड हो या फिर एमए हो। अब समाजशास्त्र की बात करूं तो एमए आपका होना चाहिए, देन आपका बीए ऑनर्स होना
होना चाहिए। सैन्य विज्ञान की बात करूँ तो यहाँ पर आपका डिग्री कॉलेज में एक जो आपने वैकल्पिक होता है ना, उसमें आपने 1 वर्ष का कमीशन प्राप्त किया हो, ठीक है ना? ये सारी की सारी चीज़ें हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। शिक्षा शास्त्र की बात करूँ तो शिक्षा शास्त्र में आपका एमए होना चाहिए। एमए के साथ में आपका बीए अथवा बीएससी होना चाहिए, ठीक है ना? इसके एमएड के साथ में, ठीक है? एमए अलग से या फिर आपका एमएड हो उसके साथ बीए और बीएससी हो। एलटी, बीटी और बीएड के साथ आपका मनोविज्ञान में एमए चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में आपका देखो क्या है, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान होगा। एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान का आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। देन आपका एमएससी और बीएससी में वनस्पति विज्ञान रहा हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर एमएससी आपका लाइफ साइंसेज से रहा हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। भूगोल विज्ञान का देखो एमएससी आपका फिजिक्स में होना चाहिए, या फिर आपने क्या किया हो किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से आपने जो भौतिक विज्ञान है उसमें स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी करी हो, ठीक है ना? इसके बाद रसायन विज्ञान की बात करूं तो एमएससी आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी ऑनर्स रहा हो केमिस्ट्री में, या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री में हो, या फिर आपकी बीएससी रही हो स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान में, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी आपकी 24 की 24 वैकेंसीज की यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, नीचे कमेंट करें, मैं आपका वहाँ पर डाउट दूर कर दूंगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो खैर, थैंक यू सो मच।